उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की धामी सरकार की तैयारी। सचिवालय में यूसीसी की समिति ने सीएम धामी को सपोर्ट की है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हो सकती है यूसीसी लागू करने की घोषणा। हरिद्वार में 19 अक्टूबर को होगी जिला पंचायत बोर्ड बैठक। पिछले करीब 8 महीनों से नहीं हुई है बैठक। अटैक हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास योजनाएं। बैठक में पास किए जाएंगे सभी लंबित प्रस्ताव। बद्रीनाथ धाम फिर से हुई बर्फबारी। हर दिन दर्शनों के लिए पहुंच रहे 8,000 तीर्थयात्री। अब तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। देहरादून में देवभूमि में जोरों से चल रही है चारधाम यात्रा। गढ़वाल आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि दूसरे फेज की यात्रा ने तेजी से पकड़ी रफ्तार। यात्रा सुगम सुरक्षित संचालित हो रही है। बीजेपी ने प्रत्याशियों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर तैयारी। संसदीय बोर्ड को भेजे गए 9 लोगों के नाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पार्टी चुनाव और रिकॉर्ड जीत के लिए पूरी तरह से तैयार। रुड़की में दूसरे दिन भी ड्रग विभाग की छापेमारी जारी। नकली दवाइयों की बिक्री की मिल रही है शिकायत। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने कहा शिकायतों और अनियमितताओं पर होगी सख्त कार्रवाई। रायवाला पुलिस की ओर से हरिद्वार ऋषिकेश राजमार्ग पर चलाया गया चेकिंग अभियान। सड़क पर नियम विरुद्ध दौड़ रहे 5 वाहन सीज किए गए। 36 वाहन मालिकों पर की गई चालानी कार्रवाई। सितारगंज में तेंदुए के हमले से नाबालिग की मौत। परिजनों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। वन विभाग अधिकारी ने कहा ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए लगाए जाएंगे सोलर फेसिंग सीसीटीवी कैमरे। बागेश्वर के उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा। 1500 से अधिक खाता धारकों की जीवन भर की जमा पूंजी खातों से गायब। पोस्टमार्टम के फरार होने के बाद हुआ खुलासा। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीबीआई को जांच की मांग की। नई दिल्ली में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवासी की तैयारियों का जायजा लिया। 6 नवंबर को होगा शुभारंभ। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से ली जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की जो नियमावली का जो ड्राफ्ट है वो मिल चुका है। समान संहिता का तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें तय होगा कि कब इसको लागू करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि सीएम धामी 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान से 2 दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था, जिसको निभाते हुए सीएम धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कमेटी का गठन किया था। और अब कैबिनेट की जो बैठक है सीएम उनको ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। और सीएम धामी के अनुसार 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस तक देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है।
तो देखिए, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास वो ड्राफ्ट जो है वो सौंप दिया गया है और इसे बोला गया है कि 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के दिन इसे लागू कर दिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर यूसीसी का पूरा जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करके उनको सौंप दिया गया है और दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 2022 विधानसभा चुनाव के मतदान में 2 दिन पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का वादा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो है उन्होंने क्या कहा था और जिसको निभाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इसे गठन करने का ऐलान किया। तो देखिए, 2022 की अगर बात करें, उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था और ये यूसीसी नियमावली की जो मुख्य बातें हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2022 में सबसे पहले इसका जो ड्राफ्ट है उसकी समिति का गठन किया गया था। 7 फरवरी 2024 समिति के तैयार ड्राफ्ट को राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। 12 मार्च 2024 राष्ट्रपति समिति के बाद उत्तराखंड यूसीसी अधिनियमित लागू किया गया था। यूसीसी नियमावली के लिए रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। राज्य सरकार ने यूसीसी को राज्य में लागू करने के लिए प्रस्तावित किया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2024 यूसीसी नियमावली राज्य सरकार को हस्तगत की गई। तो यूसीसी नियमावली से जुड़ी आपको बातें बता रहे हैं, जहां पर नियमावली में मुख्य रूप से ये 4 भाग है, जहां जन सामान्य के लिए एक पोर्टल मोबाइल ऐप तैयार किया गया है और आपको ये भी बताते चले कि पंजीकरण, अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से मिल सके। तो ये जो तमाम तैयारियां हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा की गई। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2022 की अगर बात करें, उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था। 7 फरवरी 2024 में जो समिति है उसका गठन किया गया था, जिस पर चर्चा की गई थी। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है। हर स्थान पर देव स्थान है। ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है। देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी समुदाय का होगा और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे। ड्राफ्ट के अंदर क्या लिखा है, अब मेरा कहना उचित इसलिए नहीं है कि कॉपी उसकी राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है, जो माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत होगी। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि कोड का एक अंडरलाइंग थीम था, वो महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना। अलग अलग जो पर्सनल लॉज थे जिसमें महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार मिलते थे, वो हमने व्यवस्था दूर करने की कोशिश की थी। रूल में हमारा अंडरलाइंग थीम यह है कि लोगों को आसानी से सारी सुविधाएं जो फैमिली लॉज की हैं वो घर बैठे उनको प्राप्त हो। रूल इसी हिसाब से ड्राफ्ट किया गया।
तो चलिए अब आगे बढ़ते। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से ताजी बर्फबारी के नजारे देखने को मिल गई। आपको बताते चले कि देर शाम अचानक बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से ताजी बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने के चलते अब नारायण धाम में हल्की ठंड भी महसूस होने लगी है। आपको ये भी बताते चले कि इस समय भगवान बद्री विशाल जी के धाम में ऊंची चोटियां ताजी बर्फबारी होने के चलते बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, जो कि आप तस्वीरों में भी साफ साफ देख सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8000 के आसपास तीर्थयात्री जो है वो भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हुए तीर्थयात्रियों ने देर शाम ताजी बर्फबारी होते हुए देखी, जिसके चलते सभी तीर्थयात्रियों ने जय बद्री विशाल जी के जयकारे खूब लगाए। हालांकि बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से चटक धूप खिल चुकी है, लेकिन पहाड़ियों और बद्रीनाथ धाम की दूर से ही देखने पर चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर, तो अब तक 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम दर्शन कर चुके हैं। तो बद्रीनाथ धाम फिर से बर्फबारी हुई है, जिससे हल्की ठंड जो है बद्रीनाथ में महसूस की गई है। हर दिन दर्शनों की अगर बात करें, जो श्रद्धालु जो है वो हर दिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे और लगभग 8000 तीर्थयात्री जो है वो दर्शन करने के लिए हर दिन पहुंच रहे हैं। और जय बद्री विशाल के जयकारों से जो बद्रीनाथ धाम है वो पूरी तरह से गूंज रहा है। पंच केदार में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार और सौंदर्यकरण का जो कार्य है CBRI करेगा, जहां पर आपको बताते चले कि संस्था के विशेषज्ञ और CBRI के विशेषज्ञ 1 महीने पहले मंदिर का सर्वेक्षण कर चुके हैं और जल्द ही संस्थान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को रिपोर्ट सौंपेगा। आपको ये भी बताते चले कि लोग लंबे समय से मंदिर के संरक्षण की मांग करते आ रहे हैं। समुद्र तल से कम 1,19,042 फीट की ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है। यहाँ भगवान आशुतोष के बाहुभाग की पूजा होती है। साल 1991 में आए भूकंप से मंदिर पर बुरा असर पड़ा है, जिससे यह जगह जगह दरारें पड़ गई है और सभा मंडप में भी स्थिति जो है वो बेहद ही दयनीय है। और BKTC के कहने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारतीय भूगोलिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ मंदिर का स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं और BKTC को रिपोर्ट भी सौंप चुकी है। इसके अध्ययन के बाद BKTC ने CBRI रुड़की से ये राय मांगी थी और जल्द ही संस्थान अपनी रिपोर्ट BKTC को सौंपेगा। BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय अनुसार शासन ने CBRI को ही तृतीय केदार के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना के साथ ही DPR तैयार करने को कहा और इसमें ASI और GSI संस्थान को तकनीकी सहयोग करेंगे। देखिए, ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर बाबा केदार के कपाट बंद होते हैं, उसके पश्चात शीतकाल में उनकी पूजा वहीं पर होती है और बाबा मदमहेश्वर की जो शीतकालीन डोली है, शीतकालीन गद्दी स्थल है, वो भी ओंकारेश्वर मंदिर है। तो वो ओंकारेश्वर मंदिर में एक ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से एक कोठा भवन है जो जीर्ण शीर्ण हो चुका है और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह मंडप भी है। बड़ा ऐतिहासिक उसका महत्व है। तो वहाँ पर क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, वर्षों से, कई दशकों से स्थानीय जनता द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा उसके जीर्णोद्धार की, सौंदर्यीकरण की मांग की जा रही थी। तो हमने उसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की थी। उसकी कार्य योजना 3 चरणों में हमने उसके लिए बनाई है। प्रथम चरण का जो निर्माण कार्य है वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ संपादित हो रहा है और लगभग हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही प्रथम चरण का निर्माण कार्य जो वहाँ पर है वो संपादित हो जाएंगे और इसके पश्चात सेकंड फेज़ के जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी DPR और डिजाइन इत्यादि की प्रक्रिया हमारी चल रही है।
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नई दिल्ली की नवनिर्मित उत्तराखंड निवास का दौरा किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री धामी के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का विशेष रूप से भव्य आयोजन किया जाना है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास के शुभारंभ दिल्ली में रहने वाली कई क्षेत्रों से कार्यरत उत्तराखंड मूल के अधिकारियों, कार्मिकों और प्रवासियों की भागीदारी से आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवास के शुभारंभ तैयारी के बारे में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से जानकारी ली और उन्होंने कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम और परियोजना प्रबंधन राकेश चंदन तिवारी समेत कार्यदायी संस्था के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक 19 अप्रैल को होगी, जहां बताते चले कि हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग पिछले करीब 8 महीनों से नहीं हुई है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास योजनाओं के कार्य जो है वो अटके हुए हैं। चुनावी आचार संहिता और अधिकारियों के ना होने से बोर्ड मीटिंग लंबित चल रही है। जिला पंचायत के सदस्य भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि 19 अक्टूबर को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी लंबित प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो देखिए, ये खबर हरिद्वार से है, जहां 19 अक्टूबर को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक होने वाली है और पिछले करीब 8 महीनों की अगर बात करें तो पिछले करीब 8 महीनों से यहाँ पर बैठक नहीं की गई है और अटके हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें अभी काम जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठप हो चुका है और बैठक में जो लंबित प्रस्ताव है वो पास किए जाएंगे। बोर्ड की बैठक जिला पंचायत की बात करते हैं। पहले तो आचार संहिता लोकसभा की 4-4.5 महीने लगी रही। उसके बाद हमें जो अपना एजेंडा देना होता है उसका कुछ समय निर्धारित होता है, उससे पहले मंगलोर वाली लग गई। अब हमारी आने वाले 19 तारीख में बोर्ड की मीटिंग है, जो काम रुके हुए सुचारू रूप से तैयार हो जाएंगे। जितने भी जिला पंचायत के काम हैं, गांव की सड़कें हैं, नाली है, पानी है, सभी काम अभी बिना बोर्ड की बैठक के अटके। अब 19 तारीख में सब खुल जाएगा, हमेशा की तरह सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं मसूरी की। मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल, मसूरी एसडीएम अनामिका और एसएसपी देहरादून अजय सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मसूरी के पेट्रोल पंप के पास निर्मित 212 कार की पार्किंग के निर्माण के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए। उन्होंने एसडीएम मसूरी और पुलिस को मिलकर पार्किंग को संचालित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिया गया। डीएम और एसएसपी अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का पैदल निरीक्षण किया। वहीं माल रोड पर बैरियर को लेकर लग रहे जाम का हल निकालने को लेकर नगर पालिका को निर्देश भी दिया गया। पालिका के बैरियर पर वसूले जा रहे प्रवेश शुल्क को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। अभी तक पर्ची के माध्यम से पैसे लिए जाते थे। गांधी चौक पर लगातार जाम की स्थिति को लेकर भी जिलाधिकारी देहरादून ने पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी देहरादून नगर पालिका की बोर्ड रूम में जनता दरबार भी लगाए जाएंगे, जिसमें जन समस्याओं को सुना जाएगा और ये पहली बार है कि जब कोई जिलाधिकारी मसूरी में जनता दरबार की योजना कर रहा है। हल्द्वानी उत्तराखंड में वन तस्करों के हौसले जो है इन दिनों 7वें आसमान पर है, जहां बीते मंगलवार की देर रात लगभग 1 बजे वन तस्करों और वन कर्मियों के माध्यम से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। वन तस्करों ने इस दौरान वन कर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें एक वन रक्षक जितेंद्र बिस्ट पांव में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वन कर्मियों ने सितारगंज सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल वन रक्षक को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां से उनका उपचार जो है वो चल रहा है। पूरी वारदात तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी की रंसाली रेंज की है। घटना रंसाली रेंज के कैथुलिया इलाके में रात 1 बजे के लगभग बताई जा रही है। फायरिंग में रंसाली रेंज के वन रक्षक जितेंद्र बिस्ट पांव में उनके गोली लगने के बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान वन कर्मियों ने तस्करों का एक बार फिर से बोलेरो जीप में 50 कुंटल के लगभग खैर की लकड़ी सहित 4 मोटरसाइकिल घटनास्थल में पकड़ी है, जबकि वारदात उपरांत लकड़ी तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। गोली से घायल वन रक्षी को सितारगंज अस्पताल से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले ही उधम सिंह नगर जिले के तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव वन रेंज में वन तस्करों ने फायरिंग कर वन रेंजर को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उक्त मामले कई वन अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम भी किया है। वहीं एक बार फिर खैर तस्करों में लिप्त वन तस्करों ने नामकमता इलाके में दुस्साहसी घटना को अंजाम देने और वन कर्मियों पर फायरिंग कर उन्हें घायल करने का काम किया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ जगह व्यक्ति द्वारा खैर इकट्ठा किया गया है, जिसको ट्रांसपोर्ट करके राज्य के बाहर ले जाया जाएगा। तो उसमें टीम द्वारा मौके पे छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर जो वन तस्कर हैं उसमें से कुछ तस्करों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कि हमारे एक फॉरेस्ट गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है। और इसके साथ ही जो तस्कर थे उसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और जो अन्य जिनके द्वारा गोलीबारी की गई थी उनके विरुद्ध पुलिस में FIR करवा दी गई है। लालकुआ में महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें महर्षि के बताए मार्ग पर चलकर आदर्श समाज के निर्माण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि लालकुआ नगर के वाल्मीकि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, राधा कृष्ण, भगवान श्री राम आदि की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं इसके अलावा VIP गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ कर शोभा यात्रा निकाली गई, जो देर शाम तक लालकुआ नगर में पहुंची और शोभा यात्रा में भगवान रूप धरे छोटे बच्चों ने देखने वालों का मन मोहा। शोभा यात्रा VIP गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कोतवाली चौराहा रेलवे स्टेशन से गुजरकर दोबारा वाल्मीकि मंदिर लौटी, जहां वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने विधिवत पूजा कराई, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वही शोभा यात्रा में शामिल बच्चों ने आकर्षक नृत्य और करतब भी दिखाए। इस मौके में वाल्मीकि जयंती समारोह के अध्यक्ष बंटी वाल्मीकि, अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीपाल वाल्मीकि समेत कई लोग मौजूद रहे। वाल्मीकि जयंती हम हर साल मनाते हैं। सभी हमारे क्षेत्रवासी एक साथ मिलकर मनाया जाता है वाल्मीकि समाज का त्यौहार, महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस। और आज हमने वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली है, जिसमें अन्य भगवानों की भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई गई हैं, निकाली गई हैं, और सभी क्षेत्रवासियों ने हमारा सहयोग किया है इसमें, और ये हमारी शोभा यात्रा निकल रही है। इसके बाद हमारे 2 किलोमीटर महर्षि वाल्मीकि मंदिर पे इसका समापन होगा। उसके बाद इसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। हाँ जी, बाकी सभी क्षेत्रवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आज। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते पौड़ी की। पौड़ी में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने PWD गेट सिविल लाइन से महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली। मुख्य मार्ग एजेंसी चौक अपर बाजार होते हुए ये शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर तक गई। शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में सजे पात्रों का भक्तजनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान झांकियों में शामिल अन्य कलाकारों ने भजन नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के अखाड़े से जुड़े लोगों ने अपने अखाड़ों से जुड़ी व्यायाम और शस्त्र कला का प्रदर्शन भी किया है। और शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा।
मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमेशा हमारे बातें आगे जाती रहती हैं। तो पहले तो सर्वप्रथम मैं समस्त वाल्मीकि समाज और समस्त पौड़ी के नगरवासियों को और समस्त देशवासियों को वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मात्र एक हमारा त्यौहार वाल्मीकि प्रकट उत्सव है और जिसके बारे में आपको पता ही है, महर्षि वाल्मीकि जी ने काफ़ी ईसी पूर्व पे उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी और इसका उल्लेख हमेशा रामलीला में भी किया जाता है। तो और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा पौड़ी की सम्मानित जनता से भी कि वो हमारा जो रामलीला हमेशा नवरात्रों के समय में मंच के माध्यम से की जाती है, उसमें एक महर्षि वाल्मीकि जी का रोल जरूर रखा जाए स्टार्टिंग में। उससे क्या है कि हमारे लोग और को अच्छा भी लगेगा और जागरूकता भी रहेगी। दूसरी बात, कल दिनांक 16/10/2024 को कोटसाड़ा से जहाँ पे काफ़ी ईसा पूर्व एक महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ से अखंड ज्योत लाई गई पौड़ी वाल्मीकि मंदिर पर, और उस अखंड ज्योत के बाद हमने कल शाम को एक भव्य जागरण का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं भगवान वाल्मीकि जयंती के इस प्रकट उत्सव पर समस्त पौड़ी की नगरवासियों को, मीडिया को, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप देख ही रहे हैं, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा चल रही है और शोभा यात्रा में ये हमारा अखाड़ा होता है, रोड शो होता है, भगवान वाल्मीकि की झांकी निकलती है, सीता माता होती है, लव कुश होते हैं। और मैं इस भव्य शोभा यात्रा में समस्त वाल्मीकि समाज की ओर से और सफाई कर्मचारी जिलाध्यक्ष होने के नाते में आप सभी को और पौड़ी के नगरवासियों को मैं हार्दिक धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तो चलिए उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।